नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के अंक में हम बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक विचारक अरस्तू के। अरस्तू ने दास प्रथा के विचार को क्यों प्रतिपादित किया, आखिर ऐसी क्या वजह थी, और उन सभी पहलुओं को जानेंगे जिससे दास प्रथा का जन्म हुआ। चलते हैं और जानते हैं अरस्तू के दास संबंधी विचार को और बढ़ाते हैं अपने ज्ञान को। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखते रहिए अरस्तू के दास संबंधी विचार। तो आज हम जिस पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे वो है अरिस्टोटल। अरस्तू। अरस्तू के नाम को लेकर बड़ी ही अलग स्थिति उत्पन्न होती है। अरस्तू को जब हम हिंदी में कहते हैं तो अरस्तू कहते हैं, लेकिन वहीं जब हम उसे अंग्रेजी में उनके नामों को पुकारते हैं तो उनके नाम जो है वो परिवर्तन हो जाता है और उनका नाम आ जाता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल अंग्रेजी शब्द में उन्हें कहा जाता है, हालांकि हिंदी में हम उन्हें अरस्तू कहते हैं। तो आज हम अरस्तू के दास प्रथा संबंधित विचार को जानेंगे। दास प्रथा संबंधित विचार के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले हमें अरस्तू के इस पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोई भी विचारक किसी भी विचार को प्रतिपादित करता है तो वह उस समय की समय और काल स्थिति के अनुसार उस विचार को प्रतिपादित करता है। दास प्रथा के अरस्तू के विचार को वर्तमान समय में देखते हैं तो ये विचारक के साथ बड़ा ही अन्यायपूर्ण होगा। अगर हमें दास प्रथा अरस्तू के विचार को सही से समझना और जानना है तो हमें उस काल में लिखे अरस्तू के दास प्रथा संबंधित विचार को जानना होगा। जब अरस्तू ने दास प्रथा की विचार को प्रतिपादित किया तो उस समय यूनान राज्य में दास प्रथा कोई अपवाद नहीं था, वहाँ पर दास रखे जाते थे। लेकिन वहीं अगर उनके गुरु प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने जो है कि दास प्रथा का उपेक्षा की है, उन्होंने दास को उतना महत्व नहीं दिया है। लेकिन अरस्तू ने दास का उपयोग और उसकी प्रासंगिकता पर विचार जरूर किया है। उन्होंने ये जान लिया था कि दास जो है यूनान समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। वहीं आगे चलकर प्लेटो ने अपनी 5वीं पुस्तक में दास यूनानियों द्वारा यूनानियों को दास बनाने का विरोध किया है, परंतु प्लेटो द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि जो अविकसित बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उन्हें दास की श्रेणी में रखा जा सकता है। विचारकों का ऐसा मानना है कि अरस्तू द्वारा जो दास प्रथा का विचार दिया गया है वह प्लेटो से ही प्रेरित है। प्लेटो के ही विचार को उसने अधिक सुव्यवस्थित और अधिक व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित किया। तो यूनान के लोग जो थे वो इस बात को मानते थे कि जो यूनान समाज है और जो यूनान के लोग हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। यूनानियों का ऐसा मानना था कि जो बाकी के लोग हैं और जो उनका समाज है वो निम्न स्तर का है, वो बर्बरों को अपनी स्थिति के अनुसार नहीं मानते थे। वो हमेशा इस बात को मानते थे कि जो यूनान समाज है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए उन्होंने दास प्रथा को एक व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित कर दिया। और हम यहाँ देखते हैं कि जो अरस्तू थे वो दास प्रथा के कट्टर समर्थक थे, ऐसा कहा जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम अरस्तू को यह कहें कि वह दास प्रथा के कट्टर समर्थक नहीं थे, बल्कि वो दास प्रथा के कट्टर समर्थक थे। अरस्तू ने इसे एक प्राकृतिक असमानता के रूप में देखा। अरस्तू ने जो है दास प्रथा को एक प्राकृतिक असमानता के रूप में देखा। वह देखा जन्म के आधार पर, जो जन्म आधारित है। अरस्तू का ऐसा मानना था कि प्राकृतिक जो है, कुछ लोग प्राकृतिक से ही असमान रूप से वो जन्म लेते हैं। कुछ लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं, कुछ लोग
शासन के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। उनका मानना था कि यूनान समाज है, अगर उनके घर कुलीन तंत्र के घर अगर कोई जन्म लेता है तो वो बौद्धिक स्तर में काफ़ी आगे होगा, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अधिक होगी। और वहीं अगर कोई दास के घर जन्म ले लेता है तो वह जो है दास के घर में लेने से वो एक दास ही बनेगा। अब हम उससे ये आशा कर लें कि वो दास ना बन के कुछ और बनेगा, तो ये एक निरर्थक सोच है और कुछ नहीं, ऐसा अरस्तु का मानना था। अरस्तु ये अपने विचार में साफ साफ कहते हैं कि मनुष्य के घर जो है वो मनुष्य पैदा होता है, जानवर के घर से जानवर पैदा होता है, और अच्छे लोगों के घर से अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होता है। तो वो इस बात को प्रतिपादित करते थे कि जो प्राकृतिक असमानता है वो जरूरी है दास प्रथा के लिए। दास प्रथा को ये अधिक पुष्ट करती है प्राकृतिक असमानता, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो कुछ लोग शासित होने के लिए और कुछ लोग शासन करने के लिए ही जन्म लेते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारक अरस्तु ने दास प्रथा को अधिक पुष्ट करने के लिए दास प्रथा के 2 प्रकार बताए हैं। दास प्रथा के उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है स्वाभाविक दासता। स्वाभाविक दासता में वह लोग आते हैं मंदबुद्धि लोग, अकुशल लोग और अयोग्य लोग। अरस्तु का मत है कि जो दास है वो दास जो है वो विवेक शून्य है, उसके पास कोई खुद की अपनी कोई बुद्धि नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है कि वो सोचकर अपना कुछ विकास कर सके, ऐसी बुद्धि उसके पास नहीं है। वो मंदबुद्धि है और किसी भी कार्य को करने में भी अकुशल है। अगर उसे उसका जो स्वामी है, दास का जो स्वामी है, अगर उसे ना बताए कि इस कार्य को कैसे और कब और क्यों करना है, तो वह दास अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस कार्य को नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उसके पास शारीरिक बल है, परंतु शारीरिक बल का वो उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास स्वयं की कुछ बुद्धि हो, और उस बुद्धि को काम करने के लिए उसे एक स्वामी की आवश्यकता है। जो स्वामी है वो बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण है। वह दास को यह बताता है कि दास का कार्य कौन सा है और उसे किस कार्य को कैसे करना है। वहीं हम देखते हैं तो दूसरा जो है उन्होंने बताया है दास के प्रकार में वैधानिक दासता। वैधानिक दासता में तर्क का अधिकार कर सकता है, तर्क का अधिकार है उसे। और ये तर्क कौन करता है? तर्क का अधिकार करता है युद्ध में जो बंदी बनाए गए हैं। यूनान लड़ाइयाँ लड़ता था और युद्ध में जो लोग बनाए गए थे, बंदी बनाए गए थे, वो सैनिक लोग थे। उनका ये तर्क था कि वह अपने राज्य में नागरिक की स्थिति में थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिली हुई थी, लेकिन युद्ध के उपरांत वह एक गुलाम हो गए हैं, तो उन्हें दास ना बनाया जाए, ऐसा वो तर्क दे सकते थे और उनके पास ये तर्क का अधिकार था। लेकिन यहाँ यह जानने वाली बात है कि जो यूनान के लोग हैं, जो स्वाभाविक दास हैं, उनके पास तर्क की स्थिति जो थी वो तर्क नहीं कर सकते हैं, जबकि जो वैधानिक दास हैं वो तर्क कर सकते हैं। अरस्तु ने अपने मत में पारिवारिक संपत्ति के 2 प्रकार बताए हैं। पारिवारिक संपत्ति, एक संपत्ति है सजीव संपत्ति और दूसरी है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में दास और पशु आते हैं। सजीव संपत्ति में इसने एक दो दास है, दास को एक यंत्र की तरह काम में लिया है। दास कोई बाहर की व्यवस्था का काम नहीं करता। दास जो है घर के घरेलू कामों में वो अपना योगदान देता है। जो घर के जो भी काम होते हैं, जो उसे मालिक द्वारा बताए जाते हैं, जो उसके स्वामी द्वारा उसे बताए जाते हैं कि कौन सा काम करना है, वो घर के कामों में मालिक का हाथ बटाता है, जिससे मालिक जो है वो उन कामों से मुक्त हो जाता है और बाकी के कामों
के लिए वो अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार करता है। तो इस काम के लिए उसे जो है दास की आवश्यकता होती है। वो जो दास को जो है एक पारिवारिक संपत्ति मानता है, दास को पारिवारिक संपत्ति मानता है। दास का जो स्वामी है वो दास का तो स्वामी है ही है, वो किसी और का भी स्वामी हो सकता है। और दास जो है वो पूरे परिवार की देखरेख करता है, ना कि वो स्वामी के काम के कार्यों को करता है, बल्कि घर के अनेक सदस्यों के कार्यों को भी वो उनमें अपना योगदान देता है। और दूसरी स्थिति में लेते हैं वो निर्जीव संपत्ति को। निर्जीव संपत्ति जैसे हो गया मकान, खेत इत्यादि, यह सब लेते हैं। लेकिन जो वो दास को है, दास को जो है वो सजीव संपत्ति के रूप में प्रतिपादित करते हैं। तो अरस्तु ने दास प्रथा में गुणों के आधार पर भी बंटवारा किया है। अरस्तु ने दास प्रथा में गुणों के आधार पर नैतिक और भौतिक गुणों के बारे में बंटवारा किया है। जहां उसने नैतिक गुणों के विकास के लिए दास की ओर अग्रसर किया है, तो वहीं उसने भौतिक गुणों के रूप में मालिक और स्वामी की तरफ इशारा किया है। अरस्तु के अनुसार जो दास है उसे मालिक की ओर से नैतिक गुण, मालिक के ओर से उसे नैतिक गुण मिलते हैं जो उसके बुद्धि क्षमता को बढ़ाते हैं, जो उसके बौद्धिक विकास करते हैं। वो मालिक एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहता है और वह जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति के कार्यों को करता है। तो उस बुद्धिमान स्वामी की जो छाप है उस दास पर भी धीरे धीरे पड़ती है। तो वह जो है अपना बौद्धिक विकास करता है और साथ ही साथ वो मानवीय व्यवहार को भी सीखता है कि मानवीय व्यवहार जो है व्यक्तियों के साथ किस प्रकार करना चाहिए, ऐसा दास सीखता है। और साथ ही साथ वो अपने नैतिक गुणों में, उसके जो नैतिक गुण है, दास के जो नैतिक गुण है उसमें बढ़ोतरी करता है और अंततः उसे आज़ाद और स्वतंत्र होने का भी अधिकार जो है अरस्तु ने अपनी दास प्रथा विचार में दिया है। यह एक बहुत ही स्पष्टवादी विचार है अरस्तु का कि उन्होंने अंततः जो है कि अगर वो दास को इस स्थिति में पाते हैं कि दास का जो है बौद्धिक विकास हो चुका है, दास जो है मानवीय व्यवहारों को समझने और जानने लगा है, और जो दास है वह और भी कार्यों को करने के लिए क्षमतावान हो चुका है, तो उसे अंततः उसको आज़ाद या स्वतंत्र होना चाहिए। वहीं भौतिक गुणों के बारे में बताते हैं कि भौतिक गुण मालिक के लिए होते हैं। अगर कोई दास जो है वह मालिक का कार्य करता है तो मालिक को जो है उससे अवकाश मिल जाएगा, उसे छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि उसके कार्यों को, उसके शारीरिक, उसके घर के कामों को जो है वह दास कर रहा है। अगर दास जो है उसके घर के कार्यों को कर रहा है तो वो उस कार्य से मुक्त हो जाएगा, और उस कार्य से मुक्त होने के बाद उसे अवकाश मिल जाएगा। उस अवकाश की स्थिति में वह अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा। अवकाश रहेगा, वो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेगा, अपने बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए कार्य करेगा। और बौद्धिक क्षमता के साथ साथ वो अगर अवकाश मुक्त है तो वो राज्य सेवा के लिए भी कार्य करेगा। राज्य की नागरिक होने के नाते भी उसके कुछ कार्य होते हैं जो अगर उसके पास समय होगा, अधिक समय होगा और अवकाश होगा उसके पास, तो वो बाकी कामों से फ्री होकर उस काम को भी कर सकेगा। ऐसा अरस्तु का मत था। तो ये था अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया दास के कुछ मुख्य बिंदु, जिस पर हमने आज चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो, अरस्तु के द्वारा दास प्रथा दी गई वीडियो, यह आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने ज्ञान में इजाफा करेंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए अपनी राय टिप्पणी करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल को अभी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले इसी तरह की ज्ञानवर्धक विचारकों की बातें आप तक पहुँचे सबसे पहले। यह अंक आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।
अगले एक नए अंक में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।